नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री और मेरे अनुज और जिनसे आप सभी अच्छी तरह परिचित हैं, बहुत ही तेज तर्रार नेता श्रीमान प्रहलाद जी पटेल, राज्य मंत्री श्रीमती राधा सिंह और विनम्रता शालीनता के प्रतीक लंबे समय से जिन्होंने की पार्टी की सेवा की है, अपनी विचारधारा के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहे, ऐसे डॉक्टर राजेश जी मिश्रा, रणवीर सिंह जी रावत, राम सुमिरन जी, रामनिवास जी साहू, राजेंद्र मेश्राम, श्रीमती प्रज्ञा त्रिपाठी, राम लल्लू वैश्य और बहुत सारे नाम हैं। और इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाई, अभी कुछ ही महीने पहले मध्य प्रदेश की कई सार्वजनिक सभाओं को मैंने संबोधित किया था। मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव चल रहा था। मुझे याद है जब मध्य प्रदेश का चुनाव होने वाला था तो बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक जो किसी राज्य अथवा देश में होने वाले चुनाव के संबंध में अपना विश्लेषण प्रस्तुत करते रहते हैं, समीक्षा करते रहते हैं, उन लोगों ने यह मान लिया था कि मध्य प्रदेश में इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी। एक शब्दावली है एंटी इनकम्बेंसी। लोगों का लोग बहुत नाराज हैं। बहनों भाइयों, लेकिन मैं आपके पड़ोस के ही राज्य उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। जब भी मध्य प्रदेश के लोगों के साथ हमारा मिलना जुलना होता तो लोग यह कहते थे कि चाहे कोई कुछ भी कहे, सरकार यदि मध्य प्रदेश में किसी की बनेगी तो स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और सचमुच आप लोगों ने करिश्मा किया। मैं मध्य प्रदेश की जनता के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की झोली विधानसभा चुनाव में भर दी। अब फिर से लोकसभा का चुनाव प्रारंभ हो गया 4 महीने के बाद ही। मेरा यह मानना है और हमारी पार्टी का भी यह मानना है, बार बार चुनाव का होना, कभी किसी साल किसी एक राज्य में चुनाव हो रहा है विधानसभा का, फिर दूसरे साल दूसरे राज्य में हो रहा है, कुछ ही महीनों के बाद तीसरे राज्य में हो रहा है। यह सिलसिला लगातार चलता रहा है आजाद भारत में। हम लोगों का मानना है कि यह सिलसिला बंद होना चाहिए। एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन। चुनाव कराना है तो चुनाव लोकसभा के साथ सारे विधानसभाओं का करा लीजिए। और जहां तक नगर पंचायतें हैं, नगर पालिकाएं हैं, ग्राम पंचायतें हैं, इन सबका चुनाव सारे देश भर का एक साथ करा लीजिए। सारी मुसीबत समाप्त। क्यों हम आपका समय बर्बाद करें? क्यों हम देश का पैसा बार बार चुनाव कराकर बर्बाद करें? मैं समझता हूं कि कोई जरूरत नहीं। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच देखिए। उन्होंने एक कमेटी का गठन कर दिया, हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ जी कोविंद की अध्यक्षता में, और उन्होंने कहा कि यह कमेटी गंभीरतापूर्वक थारोली चीजों की स्टडी करके समग्र रूप से अध्ययन करने के बाद एक रिपोर्ट दे दे, एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन कैसे हो सकता है, कैसे कराया जाना चाहिए, इस संबंध में उनकी क्या ओपिनियन है, उनका क्या मत है। और हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ जी कोविंद ने अपनी रिपोर्ट भी उन्होंने प्रस्तुत कर दी है। अब देखिए आगे फैसला इसका होगा, क्या होना है।
अब इस समय तो उस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन हम लोगों का विचार यह है, एक चुनाव एक देश, वन नेशन वन इलेक्शन, यह होना चाहिए। आप लोग सहमत हो, जो तालियां बजाइए तो मैं मान लूं सभी लोग। वेरी गुड। और मैं यह मानता हूं कि यदि एक देश एक चुनाव यदि होता है तो भारत का लोकतंत्र मजबूत होगा और यहां की जागरूक जनता भी अपने मतों का प्रयोग ठीक तरीके से कर सकेगी। और बार बार कभी कभी मैं देखता हूं कि राजनीतिक पार्टियां जनता को जो तरह तरह के प्रलोभन देने की कोशिश करती हैं, उनकी जनता की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करती हैं। कम से कम यह सिलसिला तो काफी हद तक कम हो जाएगा। खरीद फरोख्त का भी सिलसिला बंद होना चाहिए। मैं समझता हूं कि उसका समाधान यह है। और यह चर्चा यहां पर मैंने इसलिए की क्योंकि अभी 4 ही महीने पहले यहां पर लगभग 20 मध्य प्रदेश की सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करने के बाद मैं आज फिर मध्य प्रदेश में आ गया और फिर अगली सभा करने के लिए भी सिंगरौली जाऊंगा, सीधी जाऊंगा। तो बहनों भाइयों, मुझे खुशी है कि मध्य प्रदेश की जनता ने हमारे बोलते ही वन नेशन वन इलेक्शन की बात कहते जिस तरीके से आप लोगों ने तालियां बजाई हैं, अब इससे मैं पूरी तरह से सहमत हो गया कि सारा देश चाहता है इस देश में वन नेशन और वन इलेक्शन होना चाहिए। मध्य प्रदेश का यहां तक सवाल है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं, 2003 से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज सिंह जी लंबे समय तक यहां के मुख्यमंत्री थे और उसके बाद इस समय हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे। और 2003 के पहले का भी मुझे याद है अच्छी तरह, उसके पहले मैं भी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री था। मध्य प्रदेश के बारे में लोग कहते थे मध्य प्रदेश बीमारू राज्य है। मैं बधाई देना चाहता हूं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को, जिन्होंने लंबे समय तक जिम्मेदारी संभाली है। बीमारू राज्य की श्रेणी से उन्होंने मध्य प्रदेश को बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की है। और मैं कह सकता हूं कि आज ये देश हमारा यदि तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है तो देश को आगे ले जाने में ग्रोथ इंजन का काम यह हमारा मध्य प्रदेश राज्य भी कर रहा है। इस बात पर मुझे गौरव की अनुभूति होती है। विकास के इंजन को तेजी के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश ही हमारा मध्य प्रदेश सरकार कर रहा है, मध्य प्रदेश सरकार ने किया है और आज मोहन यादव जी के नेतृत्व में हो रहा है। बहनों भाइयों, अब फिर से लोकसभा का जब चुनाव है, आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं वो सच बोलते हैं और भारतीय जनता पार्टी भी जो कहती है वह करती है। और मैं प्रेस के मित्रों से भी कहना चाहूंगा, जब से हम भारतीय जनता पार्टी के रूप में काम कर रहे हैं, अब भारतीय जनता पार्टी छोड़िए, भारतीय जनसंघ के रूप से जब से हम काम कर रहे हैं, हमारे चुनावी घोषणा पत्र को निकालकर आप देख लीजिए, जो हम लोगों ने कहा है उसको किया है। यदि न किया हो तो अखबार के पन्नों पर लिख देना राजनाथ सिंह आए और जनता से झूठ बोलकर चले गए, जनता की आंखों में धूल झोंक कर चले गए। बहनों भाइयों, आपकी आंखों में धूल झोंक कर मैं आपका समर्थन नहीं हासिल करना चाहूंगा, बल्कि जनता की आंखों में आंख डालकर आपका समर्थन हासिल करना चाहूंगा। हम लोग कहते थे बार बार, रामलला हम आएंगे, अयोध्या में मंदिर बनाएंगे, और लंबे समय से 1984 से कहते चले आ रहे थे। तो लोग ये कहते थे, हर चुनाव में आप लोग यही बोलते हैं, कब आपके रामलला आएंगे, कब मंदिर बनेगा। लेकिन बहनों भाइयों, आपने देख लिया, रामलला आ गए अयोध्या में। अपनी कुटिया से उठकर रामलला जब अपने महल में स्थापित हो गए हैं, राम राज्य का सिलसिला भी भारत में प्रारंभ होगा। हम लोगों ने कहा था जम्मू कश्मीर की धारा 370 समाप्त करेंगे। जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा है, वही दर्जा जम्मू कश्मीर का भी होना चाहिए। बहुमत मिल गया हमको संसद के दोनों सदनों में, चुटकी बजाकर समाप्त कर दिया।
हम लोगों ने कहा नागरिकता कानून बनाएंगे, नागरिकता कानून बना दिया। अब देखिए, कांग्रेस के लोग, दूसरे विरोधी पार्टियों के लोग यह लोगों के बीच एक गफलत पैदा करने की कोशिश करते हैं, गुमराह करने की कोशिश करते हैं। यह नागरिकता का कानून मुसलमानों के खिलाफ है। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, जहां मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। वहीं पर यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों कि भारतीय जनता पार्टी जाति, पंथ, मजहब और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव करने वाली पार्टी नहीं है। हम इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करने वाले लोग, जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी, इस पर विश्वास करने वाले हम लोग राजनीतिक पार्टी हैं। लेकिन बराबर यह कांग्रेस पार्टी के लोग एक नफरत पैदा करके लोगों के मन में उनको डराने की कोशिश करते हैं। भाजपा के पास मत जाना, और नागरिकता कानून बना दिया तो कहते हैं कि मुसलमान भारत से बाहर निकाल दिया। आज मैं इस मंच से कहना चाहता हूं, कोई भी मुसलमान भारत से बाहर नहीं जाएगा। जो भारत का नागरिक है, भारत में ही रहेगा। मुद्दों का अकाल है विरोध पक्ष के पास, मुद्दे ही नहीं है। ते जनता की आंखों में धूल झोंक कर, जनता को गुमराह करके ये उनका समर्थन हासिल करना चाहता है। बहनों भाइयों, यह फैसला आपको करना है। क्या ऐसी राजनीतिक पार्टियों को यहां पर चलना चाहिए? लेकिन आप लोगों ने काफी हद तक सबक सिखा दिया है कांग्रेस को। लंबे समय तक इस हिंदुस्तान में उन लोगों ने हुकूमत की है, सरकार बनाकर जनता की सेवा नहीं की है, बल्कि हुकूमत की है। सेवा करने वाली सरकार यदि कोई आई है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की एनडीए सरकार आई है। हम सरकार केवल शासन चलाने के लिए नहीं करते, हम सरकार बनाते हैं तो जनता की सेवा करने के लिए हम सरकार बनाते हैं। काम क्या क्या हुआ है, यदि मैं इसकी चर्चा करूंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा, बहुत लंबा समय लगेगा। अब जैसे यहां लोग बैठे हैं, जिनके पास कच्चा मकान रहा होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं शायद ही कोई बचा होगा तो उसको भी मिलेगा। शायद ही ऐसा कोई बचा होगा जिसके पास कच्चा मकान रहा होगा, कच्ची छत रही होगी, उसको पक्का मकान न मिल गया। इतना ही नहीं, हमारा प्रधानमंत्री यह भी सोचते हैं हर घर में हमारी गरीब माताओं बहनों को पानी लेने के लिए घर से बहुत दूर न जाना पड़े, घड़े पर घड़ा भरा हुआ पानी का लेकर अपने घरों को वापस आए। यह सिलसिला बंद होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का एक भी घर शेष नहीं बचेगा जिस घर में नल के माध्यम से जल न पहुंच जाए। मेरे बहनों भाई, मैं समझता हूं यह काम यहां प्रारंभ हो गया हो, या यह काम प्रारंभ हुआ है ना यहां, बताइए। पर इस हद तक जाकर जनता की चिंता करना, जिसके अंदर सेवा का भाव होगा मेरे बहनों भाइयों, वही कर सकता है, और कोई दूसरा नहीं कर सकता। और मैं तो आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप लोगों ने फिर से यहां पर डबल इंजन की सरकार बना दी है। डबल इंजन की आप लोगों ने सरकार बना दी है, और मैं कहना चाहता हूं आपने कृपा की है। यहां पर बड़ी संख्या में किसान भी बैठे होंगे, किसान यदि नहीं होंगे तो किसान परिवारों के लोग बैठे होंगे। मैं जानता हूं, मैं भी किसान परिवार से आता हूं। धान, गेहूं, राई, जो कुछ भी पैदा होता है, कभी कभी यह होता है कि ज्यादा जब पैदावार हो जाती है तो उसकी कीमत कम हो जाती है। जितनी कीमत किसान को मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। जानते हैं हम लोगों ने क्या सोचा है? बहनों भाइयों, तय कर दिया है हमारे प्रधानमंत्री ने 1.25 लाख करोड़ रुपया, 1.25 लाख करोड़, 1 लाख नहीं, 10 लाख नहीं, 100 लाख नहीं, 1.25 लाख करोड़ रुपया। तो ये आपके समझ में ना आता है तो घर में जाकर बच्चों से पूछ लेना कि 1.25 लाख क्या होता है। 1.25 लाख करोड़ रुपया
सारे देश भर में खर्च करेंगे और भंडारण की व्यवस्था करेंगे। यदि हमारे किसान को उसके उपज की उचित कीमत यदि नहीं मिल पा रही है तो अपना वह पैदा हुआ अनाज ले जाकर भंडार में रख दे, थोड़ा पैसा वहां से ले ले, घर का कामकाज चलाए और जब कीमत बढ़ जाएगी तो ले जाकर बाजार में उसे बेच दे। यह चलेगा कि नहीं चलेगा? और इस प्रकार की सोच 55 वर्षों तक इस भारत में कांग्रेस पार्टी की नहीं रही है। यह सोच यदि किसी की हो सकती है जो सेवा भाव से राजनीति करेगा उसी की हो सकती है, और यह सोच यदि किसी की है तो भारतीय जनता पार्टी की सोच। मुझे जानकर खुशी हुई, बहुत सारे लोग मध्य प्रदेश में ऐसे थे जिनको जमीन पर जाकर जोत लेते थे, लेकिन स्वामित्व का अधिकार उनको प्राप्त नहीं था। लोगों के घर बने थे लेकिन मालिक नहीं थे, वो घर को बेच नहीं सकते थे, स्वामित्व का अधिकार नहीं था। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत 20 लाख लोगों को मध्य प्रदेश में मालिकाना हक दिया गया है। कल्पना कर लीजिए कि सारे हिंदुस्तान में क्या होगा। छोटी छोटी चीजों की तरफ ध्यान यदि किसी ने दिया है, जमीनी राजनीति करने वाली हिंदुस्तान की इकलौती राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने किया है मेरे मित्रों। और मैं आपसे कहकर जाना चाहता हूं, गरीबों को हर मुसीबत से बचाना यही है मोदी की गारंटी। गरीबों को हर मुसीबत से बचाना यही है मोदी की गारंटी। और भारत तो तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आप लोग मिस्टर पुलिस इंस्पेक्टर, बी कॉमन, और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि संकट से इस देश को यदि कोई उबार सकता है तो भारतीय जनता पार्टी उबार सकती है। आप सबका सपोर्ट चाहिए। अब भ्रष्टाचार, 10 साल हो गए हम लोगों को, एक भी भ्रष्टाचार का आरोप कोई लगा पाया? कांग्रेस की सरकारों को आपने देखा होगा कि भ्रष्टाचार के आरोप ही नहीं लगे। कांग्रेस के मंत्रियों को जेल की हवा खानी पड़ी है। क्या कारण है कि हमारे ऊपर तो भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस नहीं लगा पा रही है और उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे? सत्ता में रहते हुए मंत्रियों को जेल की हवा खानी पड़ी है। और मुझे याद आता है कि राजीव गांधी जी जब भारत के प्रधानमंत्री थे, कहते थे, मैं उनकी नीयत पर, उनकी ईमानदारी पर कोई सवालिया निशान नहीं लगाना चाहता, मैं किसी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री ये व्यक्ति नहीं होता है, संस्था होती है। किसी की आलोचना नहीं करता हूं, लेकिन उनकी नीयत थी कि जो पैसा ऊपर से भेजा जाता है गरीबों के लिए, पूरा का पूरा पैसा उनके जेब में जाना चाहिए। लेकिन बेचारे कुछ कर नहीं पाए। उन्होंने कहा हम क्या करें, दिल्ली के बैंकों से 100 पैसा नीचे भेजते हैं, लेकिन वो पहुंचते पहुंचते लोगों की जेब में बामुश्किल 14 पैसा पहुंच पाता है, 86 पैसा या भ्रष्टाचार की में चढ़ जाता है। इस चुनौती को पहली बार आजाद भारत में किसी ने स्वीकार किया, हमारे प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया। और उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना दिया, एक ऐसी व्यवस्था कर दी, जनाधार, जनधन योजना, मोबाइल, आधार, तीनों को मिलाकर एक ऐसी त्रिभुवि तैयार कर दी, जिसे ट्रिनिटी कहते हैं, मिलाकर उन्होंने तैयार कर दी कि आज उसके माध्यम से 100 पैसा यदि दिल्ली के बैंक से चलता है तो आपकी जेब में 100 का 100 पैसा पहुंचता है, एक पैसा भी भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ने पाता। तो भ्रष्टाचार केवल भाषण देकर समाप्त नहीं किया जा सकता, इसे चुनौती के रूप में स्वीकार करना होगा। करने की दिल में तड़पन चाहिए, चाहत होनी चाहिए, और यह करके हमारे प्रधानमंत्री ने दिखाया। देश की सुरक्षा का जहां तक सवाल है, मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। मैं समस्त देशवासियों को भी यहां से आश्वस्त करना चाहता हूं कि आश्वस्त रहिए, आपके देश की सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं बहनों भाई, पूरी तरह से सुरक्षित है। आपने देखा होगा हुकूमत कैसे चलती है। आए दिन किसी न किसी राज्य में बड़ी बड़ी आतंकवादी वारदातें हो जाती थी, आतंकवादी आते थे, 150 लोगों को मारकर चले गए। मुंबई में क्या हुआ 2008 में,
पाकिस्तान से आतंकवादी आए समुद्र के माध्यम से, होटल में रहने वाले बड़ी संख्या में लोगों को मारकर चले गए। और उस समय के कांग्रेस के गृह मंत्री ने कहा था, अरे आतंकवादी घटनाएं तो छोटी मोटी होती रहती है। कई हमारे पुलिस के जवान, कई पुलिस के बड़े अधिकारी उसमें शहीद हुए। क्या यही सोच का तरीका होना चाहिए? बहनों भाइयों, अब आपको आतंकवादी वारदात हिंदुस्तान में शायद कश्मीर में एक आध दो छोड़कर, लेकिन अब कहीं भी उसकी आपको सूचना प्राप्त नहीं होती होगी। यह है भारत और यह है सरकार की हैसियत, यह है सरकार की शाख। आज तो मैं बहुत लंबा भाषण नहीं करूंगा आप सब लोगों के सामने, क्योंकि आगे भी जाना है। आज आप लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, डॉक्टर राजेश मिश्रा ये बहुत हमारे विनम्र, शालीन और जिंदगी भर इन्होंने बिना किसी पद पर रहे जनता की सेवा की है। इसलिए बिल्कुल आप सब कमल के फूल का बटन दबाकर उन्हें भारी मतों से विजय दिलाकर यहां से भेजें। यही मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। यदि आप सभी सहमत हों तो एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजा दीजिए तो मैं मान लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।